मजदूर ठगा गया है। विदेशों से जहाज भेज करके लोगों को बुलाया जा रहा है। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हिम्मत करके ये मजदूर चल दिए, क्योंकि ये निराश हो चुके थे, व्यवस्था इन्हें नहीं दी जा रही। हमारे खेतों में मिर्च लाल हो गई, मिर्च तोड़ा नहीं किसान ने। जोत दिया अपना खेत, टमाटर तोड़ नहीं सका किसान। भाव नहीं है, 5 रुपए किलो प्याज का खरीदार नहीं है। किसानों की जो दुर्दशा हुई है, उसको तो आंसू बहाने के लिए उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचा। प्राइवेट स्कूलों में जो न देने योग्य हैं फीस, उनकी फीस माफ कर दे। मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में अजान होगी और योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी में अजान होगी और सिन्हा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में अजान नहीं होगी कि सत्ता के बैठे हुए लोग अपनी हार पचा नहीं पाते। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं गाजीपुर जिले के मशहूर राजनीतिक शख्सियत और वर्तमान लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी। गाजीपुर की जनता स्पेशली उनसे पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि लॉकडाउन में वो उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए क्या कुछ कर पाएंगे या क्या कुछ कर रहे हैं। सर, आप लॉकडाउन में यहाँ दिल्ली में फंसे हैं और गाजीपुर से लोग आपको याद कर रहे होंगे, अपनी समस्याओं के साथ आपको जोड़ना चाह रहे होंगे, आपसे कुछ सहयोग चाह रहे होंगे, तो आप कैसे उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं अभी? देखिए, संकट की इस घड़ी में मैं स्वयं बेचैन हूं कि कितना जल्दी हम पहुंच सकें अपने गाजीपुर में। लेकिन उन दिनों लोकसभा का सत्र चल रहा था, बजट सत्र था, और शुरू में इस बात पर गंभीर नहीं हो सके, और जब पूरी तरह से ये कोरोना महामारी हमारे देश में पैर पसारने लगी, तब अचानक बहुत से फैसले लिए गए। लोकसभा भी स्थगित की गई और फिर जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन, लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। हम में से कोई ये नहीं जानता था कि इस लक्ष्मण रेखा की अवधि इतनी लंबी हो जाएगी, क्योंकि कहा भी यही गया कि 18 दिन में महाभारत पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। इस महामारी पर 21 दिन में विजय प्राप्त कर ली जाएगी। लेकिन ये लड़ाई तो बहुत लंबी चली। हाँ, चली अभी 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। और ये कहा गया कि खुद भी बचिए और अपने लोगों को भी बचाइए और देश को भी संकट से उबरने में सहयोग कीजिए। 60 साल से अधिक अवधि के लोगों के लिए और 65 साल से अधिक अवधि के लोगों के लिए तो बहुत कुछ प्रतिबंधित कर दिया गया। मेरी भी उम्र 67 साल पूरी हो चुकी है। अब मैं दिल्ली में था और दिल्ली में ये सोच के कि शायद 15 तारीख को लॉकडाउन से मुक्ति मिलेगी, हम अपने क्षेत्र में जाएंगे और इस अवधि में दिल्ली में ही रुक करके अपने क्षेत्र के और पूर्वांचल के उन गरीब मजदूरों को जो देश के विभिन्न प्रांतों में अपने रोजी रोजगार की तलाश में गए थे और इस लॉकडाउन की वजह से उनके रोजी रोजगार और धंधे बंद हो गए और वहाँ वो 2 रोटी को मोहताज हो गए। अब उनकी चिंता थी कि वो वापस कैसे आएंगे। ऐसे तमाम लोगों ने मुझे टेलीफोन से संपर्क करना शुरू किया, तो मैंने भी अपनी यही दिनचर्या बना ली कि उनमें से किसी एक को, उस ग्रुप में से किसी एक को ग्रुप लीडर बनाकर और फिर सूची तैयार करके उनके नाम, उनके आधार कार्ड के नंबर, उनके मोबाइल के नंबर, वो इस समय कहाँ फंसे हुए हैं, किस प्रांत में हैं और वो गाजीपुर में कहाँ जाएंगे, किस थाना क्षेत्र में, ये सूची मंगाता था। अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को प्रेषित करता था,
अपने पैड पर उनसे ये निवेदन करता था कि इन गरीबों को वापस लाने के प्रबंध किए जाए और उन गरीबों को जो अपनी ओर से ढाढ़स बनाने की कोशिश हो सकती थी वो मैं किया करता था। यही मेरी दिनचर्या हो गई 12 बजे रात से लेकर और प्रातः 7 बजे से। आप खुद ही फंसे हुए हैं, तो जो फंसा रह गया, जो जा पाने में सक्षम नहीं है, उसके लिए भी आप कुछ सहयोग आपने किया होगा या वो लोग भी आपसे गुजारिश की होगी? लगातार अभी भी हजारों की संख्या है। कुछ बेंगलोर में फंसे हैं, चेन्नई में फंसे हैं, सिकंदराबाद में हैं, हैदराबाद में हैं, पंजाब के विभिन्न जनपदों में हैं, हरियाणा में हैं, महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में हैं, गुजरात के अहमदाबाद में, सूरत में और विभिन्न हिस्सों में हैं। देश के विभिन्न प्रांतों के, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी पूर्वांचल में है। गाजीपुर के, बलिया के, आजमगढ़ के, जौनपुर के, मिर्ज़ापुर के, सोनभद्र के, चंदौली के, इस पूर्वांचल के, मऊ जनपद के तमाम लाखों की संख्या में ये मजदूर वहाँ जा कर के और इस महामारी के दौर में रोज़ी भी खो दिए और जिस विपत्ति को झेल रहे हैं आपकी आंखें भी उसे देख रही हैं। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके, हिम्मत करके ये मजदूर चल दिए क्योंकि ये निराश हो चुके थे, व्यवस्था इन्हें नहीं दी जा रही थी। सवाल उठ रहे थे, हमसे लोग सवाल करते थे कि आखिर विदेशों से जहाज़ भेज करके लोगों को बुलाया जा रहा, पानी के जहाज़, हमारी नेवी जो भारतीय सेना का हिस्सा है, नेवी के जहाज़ भेज के लोगों को बुलाया जा रहा, बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको भी बसें भेज करके बुलाया जा रहा। तो इन गरीबों को, जिनके वोट के बल पर यह पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है, सबसे बड़ी संख्या इनकी है, पैरों में छाले, पेट में भूख, सर पे गठरी मुठरी, अपनी पूरी गिरहस्ती, छोटे छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाएं, आंखों से आंसू निकल जाता है वो दृश्य देख करके, उनकी विपत्ति सुन करके। जब वो फोन पे बोलते हैं तो उनके हमारे बीच की वार्ता का 10 मिनट का 60% हिस्सा उनका रोने और बिलकने में गुजर जाता है। मुझे खाने का नेवाला गले से उतार पाना मुश्किल हो जाता है। हमारे ज़िले के लोग हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम बहुत बेबस हैं। 10% लोगों को भी वापस नहीं लाया जा सका अभी तक ज़िले में। अभी 90% लोग फंसे हुए हैं। जो ट्रेनें भी चलाई गई उनमें एसी ट्रेनें हैं, जो भी वजह रही हो, विंडो नहीं खोली गई। ई टिकट से बुकिंग करा लेना टिकट की किसी अनपढ़ गरीब गंवार मजदूर के लिए संभव ही नहीं है। ठगे जा रहे हैं। कितनी जगह प्राइवेट ट्रांसपोर्टर उनसे पैसे ले रहे हैं, ट्रकों में बैठा दे रहे हैं, बसों में बैठा दे रहे हैं, कंटेनरों में बैठा दे रहे हैं और रास्ते में फिर पुलिस के लोग उनको पकड़ करके उतार देते हैं। वो न घर के होते हैं न घाट के होते हैं, पैसा भी चला जाता है। कितने मजदूर एक्सीडेंट करके मर गए, कितने मजदूर भूखों मर गए, कितने मजदूर हताश निराश सड़कों के किनारे गिरे पड़े हैं, उन्हें कोई खाना देने वाला नहीं है। लॉकडाउन में रोजगार तो हर जगह का बंद है। प्रवासी मजदूरों से अलग वो मजदूर जो गाजीपुर जिले में खुद रहते हैं और उनका भी कामकाज बंद है, तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलती होगी, उनको खाना कैसे मिलता होगा, उनका काम कैसे चलता होगा, इस बारे में कुछ बहुत प्रबंध अच्छी बात आपने उठाई, बहुत अच्छी बात उठाई। हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं। मजदूर मजदूर है, संगठित क्षेत्र का मजदूर और असंगठित क्षेत्र का मजदूर। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की कहानी संगठित क्षेत्र के मजदूरों की कहानी इस वक्त मेल खा रही है, क्योंकि फैक्ट्री भी और कल कारखाने भी बंद पड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया कि आप उनकी तनख्वाहें न काटिए, उनको एडवांस भी 1 महीने की तनख्वाह दे दीजिए। लेकिन सरकार ने जब खुद सरकारी कर्मचारियों के भत्ते काटने का काम शुरू कर दिया
तो उनका भी हौसला बढ़ गया। वो बकाया वेतन भी देने को तैयार नहीं, और अग्रिम वेतन देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। मजदूर ठगा गया है। करोड़ों की संख्या में भारत के वो नौजवान जो परिश्रम के बल पर 2 जून की रोटी कमा लेते थे, वो आज निठल्ले हो गए। उनके बुजुर्ग माँ बाप दवाओं के लिए तरस रहे हैं। व्यवस्था के नाम पर हम आपके सामने टीवी पे जो भी बोल दें, लेकिन हम तस्लीम करते हैं कि हमारी व्यवस्था खोखली है, पूरी तरह खोखली है। अब हमारे रक्षक जिन पे हम फूल बरसा रहे थे, अब वो भी कोरोना बीमारी के शिकार होने लगे। डॉक्टर भी, नर्सें भी, सफाई कर्मचारी भी, पुलिस वाले भी, सब कोरोना बीमारी के शिकार होने लगे। हम कब तक बोल करके किसी को आश्वासन दे सकते हैं? मुझे खुद नींद नहीं आती कि हम रोज भरोसा दिलाते हैं जो मुझे संपर्क करता है कि मैं प्रबंध करा रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री से, मैं प्रधानमंत्री से, मैं माननीय मंत्रीगण से, और जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जो जिला अधिकारी हैं, इन सबसे संपर्क करके हम प्रयास कर रहे हैं शीघ्र से शीघ्र। लेकिन कब तक हम झूठे आश्वासन पर इन लोगों को जिंदा रख सकेंगे? भयावह स्थिति होती चली गई है। गाजीपुर कृषि प्रधान जिला है, वही मैं कहने जा रहा और ज्यादातर इकोनॉमी वहां की कृषि पे आधारित है। बहुत लोग कैश क्रॉप करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं। जी, और उनको माकूल बाजार नहीं मिल पा रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। मैं यही कहने जा रहा था। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, एक संजोग है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूं और पार्लियामेंट्री कमेटी कृषि विभाग की उसका सदस्य भी हूं। तो जो किसानों की समस्या है, इसलिए भी भली भांति उससे परिचित हूं कि मैं खुद भी एक किसान हूं। किसानों के सामने तो ऐसी स्थिति है जो बयान के बाहर है। उन्होंने किसी भी तरह से परिश्रम करके, और जो उपज उनकी तैयार हुई, एक तरफ कोरोना की महामारी से मंडियां बंद हैं, हाँ। और दूसरी तरफ बेमौसम ये बरसात, ये ओलावृष्टि, ये तेज हवाएं, आंधी, इसके वजह से पूरी तरह पिट गए। 5 रुपए किलो हरा मिर्च नहीं बिक रहा। मिर्चे की खेती करने वाले लोग कैश क्राफ्ट इसको मानते थे। हमारे गाजीपुर के लोगों को भी सपना दिखाया गया था कि गाजीपुर का मिर्चा और गाजीपुर का टमाटर ये विदेशों में, दुबई में बेचा जाएगा। मेरे किसान कब तक ये सपना, झूठा सपना देखते रहेंगे? हमारे खेतों में मिर्च लाल हो गई, मिर्च तोड़ा नहीं किसान ने। जोत दिया अपना खेत, टमाटर तोड़ नहीं सका किसान। भाव नहीं है, 5 रुपए किलो प्याज का खरीदार नहीं है। किसानों की जो दुर्दशा हुई है, उसको तो आंसू बहाने के लिए उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचा। कैश क्रॉप से अलग पारंपरिक खेती की भी अगर हम बात करें तो अभी सबके घरों में, सारे किसानों के घरों में गेहूं, चना, जौ या दलहन सारी आ चुकी है। वो घर से बाजार तक कैसे पहुंचे? मंडियां बंद है, और सरकारी खरीद की क्या स्थिति है? सरकारी खरीद का जो दावा है बिल्कुल खोखला है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, अपनी टीम भेज के चेक करा लीजिए। पिछले 2500 साल से क्रय केंद्र था विकास खंड मुख्यालय भांवरकोल। एक छटाक गेहूं विकास खंड कार्यालय भांवरकोल पे क्रय नहीं हुआ। 25-30 साल पहले से क्रय केंद्र था दिलदार नगर की मंडी समिति, सरकारी मंडी समिति। आप किसी को भेज के अध्ययन करा लीजिए, आज एक छटाक गेहूं भी वहां नहीं। अब तो तमाशा हो गया है। इस आपदा की घड़ी में भी भयंकर लूट हो रही है। मैंने कई बार डीएम साहब से इस सवाल को कहा, अगर मैं, जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना है, तो क्या मेरा यही अधिकार रह गया कि हम अपने गांवों में एक सेंटर खुलवा लें? हम अगर गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, हम अगर किसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, तो हमारे गांवों में क्रय केंद्र खोल दिया जाए। दिलदार नगर का क्रय केंद्र गहमर के गांव में पहुंचा दिया जाए।
जो बिल्कुल बिहार के बॉर्डर पर स्थित है। पूरी जमनिया तहसील के किसान परेशान कि हम अपना गेहूं गहमर कैसे लेके जाएंगे। ये सवाल मैंने खुद जिलाधिकारी से कहा। ये सवाल कि भामरकोल में क्रय केंद्र क्यों हटाया गया और टीकापुर जैसे छोटे से गांव में जो बीच मध्य करेल में है, जहां जाने के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं है, कैसे शेरपुर का किसान टीकापुर जाएगा। ये एक विकट समस्या है और ये नहीं है कि किसी को अवगत नहीं कराया गया। मैंने कहा मैं किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूं, इस हैसियत से कृषि के अधिकारियों को भी, विपणन अधिकारियों को भी, क्रय केंद्रों के अधिकारियों को भी और जिला अधिकारी को भी अवगत कराने के बाद भी कोई उसमें सुधार नहीं आया। किसानों के गले ये बिचौलिए बनिए उनके गांवों से जा करके खरीद रहे हैं। ये जो बरसात हो रही है, कहाँ रखेगा किसान अपनी प्याज, कहाँ रखेगा किसान अपना गेहूं। उसके घर में जगह कहाँ है, उसे खेती आगे की करनी है, उसे अपने खेत की जुताई करनी है, बेहन डालना है धान के लिए, रोपनी का समय आ रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों की दुर्दशा बद से बदतर है, बयान के बाहर है। और न सिर्फ किसानों की, हमने कहा हर क्षेत्र में बटे हुए जो व्यापारी हैं, इनकी क्या अच्छी स्थिति है। छोटे व्यापारी तो सबसे बुरी हालत में हैं, खासकर छोटे दुकानदार जो जी, उनके पास कोई खेती नहीं, उनके घर पे गैया और भैंस नहीं, उनके बच्चों को भी दूध चाहिए, उनके बुजुर्गों को भी दवा चाहिए, उनको भी खाने के लिए अनाज चाहिए। दुकान नहीं खुल रही है। और जब दुकान नहीं खुल रही है तो दुकान में रखा हुआ माल, पहले तो हमने सीसी अकाउंट खुलवा लिया और जब सीसी अकाउंट खुला तो हमें 1 मिनट में बैंक से पैसा तो मिल गया लाखों लाख, लेकिन उस पर जो 2 गुना 3 गुना ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और दुकान है बंद। आज हम तो भिखमंगे होने की स्थिति में आ गए हैं। छोटे दुकानदारों की यह दशा है। जिन लोगों ने कर्ज पर लेकर के, ये जो रियल इस्टेट में काम करने वाले लोग हैं, इसमें भी शायद 50% काला धन खपाया गया हो, लेकिन 50% धन इसमें भी बैंकों से कर्ज लेके लगाया गया है। लोन पे लोग आज क्या दशा है रियल इस्टेट में काम करने वाले लोगों की, उनका भी बुरा हाल हो गया। हमारे बिजनेस क्लास के लोग आज बुरी स्थिति में हैं। किसान का बुरा हाल है, हमारे मजदूर बुरे हाल में हैं। मार्केट बुरी तरह से उसका प्रभाव पड़ रहा है। हमने दिल्ली में सब्जी मंगाने के लिए जब भेजा अपने ड्राइवर को, तो वो परवल का दाम 80 रुपये किलो बताता है। हमने जब अपने क्षेत्र में परवल का दाम पूछा तो 15 रुपये किलो में खरीदार नहीं है, क्योंकि वहां परवल पैदा हुआ, पूरे बाण में लुत्ती लगाया लोगों ने, उपज का दाम नहीं मिल रहा, न मिर्चे का दाम मिला, न टमाटर का दाम मिला। और सरकार की कोरी नीति, झूठे वादे, इटली भेजेंगे, दुबई भेजेंगे। गाजीपुर का किसान, पूर्वांचल का किसान हताश और निराश है। झूठ बोल करके कितने दिन किसी को आश्वासन दिया जा सकता है। हम दुखी हैं। हम किसानों के दर्द को इसलिए भी समझते हैं कि हम भी किसान हैं। मेरी खेती मारी गई। आज मैं ये स्वीकार करता हूं कि आज की तिथि में मैं वो बदनसीब किसान हूं कि आज भी मेरा गल्ला खेत में काट करके पलिहारी पड़ा हुआ है और दवरी नहीं हो सकी। शिक्षा से जुड़े लोगों ने, छात्रों के अभिभावकों ने सवाल पूछा है कि क्या इस लॉकडाउन के दौरान स्कूल की फीस जो 3 महीने की एक साथ ली जाती है, या इन 3 महीने लॉकडाउन के दौरान जो फीस बनी होगी, बहुत सारे लोग दे पाने में सक्षम नहीं होंगे। अब उसके लिए तो कोई नीतिगत निर्णय सरकार की तरफ से होना है और माननीय मानव संसाधन मंत्री जी ने इसके संबंध में निर्णय ले भी लिया है। दिल्ली की सरकार ने कुछ रियायत दी है फीस जमा करने में, या स्कूल प्रबंधन से भी अपील की है कि वो सिर्फ ट्यूशन फीस लें, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस छोड़ दें। तो क्या उस तरह की कुछ अपील आप गाजीपुर के स्कूल एसोसिएशंस या स्कूल के प्रबंधन से आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं तमाम प्राइवेट प्रबंधन में चलने वाले स्कूलों के लिए कि
इस संकट की अवधि में वो अभिभावकों से जो न देने योग्य हैं फीस, उनकी फीस माफ़ कर दें। प्राइवेट स्कूलों में पहले भी बहुत इस तरह के देखा गया है कि गरीब बच्चों की फीस माफ़ कर दी जाती है। अपनी दरिया दिली दिखाएं, आप स्वयं ही ये निर्णय लीजिए कि गाज़ीपुर में भी जो प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ पर जो गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन गरीब लोगों के परिवार से इन महीनों की, जिन महीनों में इस प्रकोप के कारण पढ़ाई भी नहीं हुई, बच्चे स्कूल भी नहीं आ सके, तो उसकी फीस न ली जाए। रमजान का महीना चल रहा है, गाजीपुर से कुछ ऐसी खबरें आई थी कि अजान पे कुछ रोक को लेके बात उठी थी। आपका एक पत्र भी आया था प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में। जिला प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन के आड़ में ये प्रयास किया गया कि मस्जिदों में नमाज भी न पढ़ी जाए और अजान भी न दी जाए। पहले सिर्फ अनुरोध किया गया कि नमाज न पढ़ी जाए क्योंकि उससे सोशल डिस्टेंसिंग समाप्त हो रही है। मस्जिदों का प्रबंध देखने वाले वहाँ के जो मुतवल्ली हैं, इमाम हैं, हाफिज़ हैं या मौज़िन हैं, इन लोगों ने इसे शहर स्वीकार किया और इस फैसले का स्वागत किया और मस्जिदों में सिर्फ इमाम को छोड़ के बाकी तय हो गया कि कोई भी नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। इसी दरमियान रोज़े का पर्व शुरू हुआ। 24 तारीख को चांद रात थी और 24 तारीख को जिला अधिकारी ने मीटिंग किया और कहा कि देखिए अब 5 वक्त की अजान आप मत दीजिए, 2 समय, एक प्रातः जब सूर्य निकलने से पूर्व फजर की अजान होती है वो दे लीजिए, जिससे लोगों को पता लग जाए कि अब रात ख़त्म होने वाली है और सहर होने वाली है, लिहाजा सहरी का समय बीत गया, अब रोजे की नियत कर लीजिए और नमाज की तैयारी कीजिए। और एक अजान उस वक्त जो मगरिब की अजान होगी, जब सूर्यास्त के तुरंत बाद दी जाती है, जिससे लोगों को यह पता लग जाए कि अब सूर्यास्त हो गया, रोजे का समय ख़त्म हो गया, अब आप अपना रोज़ा खोल सकते हैं और मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये 2 वक्त को छोड़ के बाकी वक्त में जब आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो अजान भी मत दीजिए, ये उन्होंने कहा। तर्क वितर्क के बाद लोगों ने इसे भी स्वीकार कर लिया। लेकिन अफसोस की बात है कि फिर इसमें जिला अधिकारी के तरफ से ही ये पुलिस को भेज के ये रुकावट डाली गई कि नहीं, न फजर में आप अजान देंगे और न मगरिब की अजान देंगे। 24 की शाम को जब उन्होंने मना किया, तब से 25 को भी और 26 को भी, तब 26 तारीख को मैंने इस विषय में मुख्यमंत्री कार्यालय में बात की। मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव के संज्ञान में ये बात पहुंचाई और मुख्यमंत्री को भी इस बात से अवगत कराकर उन्हें कहा गया कि गाजीपुर के प्रशासन को कहिए, क्योंकि दूसरे जनपदों में गाइडलाइन जो जारी हुई है उसमें ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। वहां तो कहा गया मस्जिद में 3 लोग भी नमाज पढ़ सकते हैं, 3 से ज़्यादा ना हो। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हमने प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए 26 तारीख को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है और उनकी अपनी चिट्ठी भी मुझे आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपका 26 तारीख का पत्र मुझे प्राप्त हो गया है। एक्शन क्या लिया वो तो मुझे नहीं पता, वो तो प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या डायरेक्शन गया, क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मेरा पत्र प्राप्त कर लिया और इसकी पावती मुझे भेज दी। इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका दिल बड़ा है, वो ज़रूर इस विषय को गंभीरता से देखेंगे। जहां तक मस्जिदों से अजान का सवाल है, तो ये तो 1.5 मिनट में एक अजान हो जाती है और सिर्फ 5 वक्त अजान के लिए अगर लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो तो 7.5 मिनट का लाउड स्पीकर बजेगा, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए कोई लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ अजान देने के लिए कि सबको खबर हो जाए कि ये समय हो गया है इस वक्त का। वो नमाज घर में पढ़ ले
या यहाँ आके पढ़ ले। लॉकडाउन के पीरियड में इसलिए घर में पढ़ ले कि एक इसके लिए नज़ीर मिल गई, क्योंकि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही एक बार इस तरह की आपदा आई थी और उस आपदा के वक्त भयंकर बारिश हुई थी और सरकार दो आलम ने उस वक्त खुद ही ये फरमा दिया था कि अजान में ही पुकार लो, अजान दो अल्लाहु अकबर की, और उसी में ये भी ऐलान कर दो कि अपने घरों में नमाज अदा कर लो, अपने घरों में नमाज अदा कर लो। हई अलस सलाह हई अलल फलाह के जगह पर अपने घरों में नमाज पढ़ लो, अपने घरों में नमाज पढ़ लो। तो वही इस समय लागू करते हुए हमारे इमामों ने भी और मुअज्जिनों ने भी ये तय किया कि हम घर में नमाज पढ़ लेंगे। जब सरकार दो आलम का ये डायरेक्शन एक वक्त है आ चुका तो हम उसके हिसाब से इस विपत्ति की घड़ी में ये करेंगे। लेकिन अगर दिल में सिर्फ इतनी ही बात हो, तब गाजीपुर में अभी तक मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ रहा है कि सत्ता के बैठे हुए लोग अपनी हार पचा नहीं पाते, इसलिए तमाम ऐसे उल्टे सीधे फैसले लेते हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आते। अच्छा, बस बनारस में मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में अजान होगी और योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी में अजान होगी और सिन्हा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में अजान नहीं होगी, तो साधारण लोग तो इसको कई तरह से देख रहे हैं और गिन रहे हैं। इससे आप किसको सजा देना चाहते हैं? अभी क्या स्थिति है? अजान तो अब तो हो रही होगी। देखिए, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया और जब कोर्ट का फैसला नहीं आया तो उस पर कोई बहुत टीका टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होता है। लेकिन उन मस्जिदों में जहां परमिशन है वो लोग लाउड स्पीकर से अजान दे रहे हैं और उन मस्जिदों में जहां परमिशन नहीं ली जा सकी है अभी तक वहां मुंह से अजान दी जा रही है। हमारी वार्ता लंबी चलती जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास जनता की तरफ से आए हुए ढेर सारे सवाल हैं। ढेरों सारे सवालों के जवाब गाजीपुर की जनता जानना चाहती है, जैसे कि वहाँ के विकास कार्यों में देरी, मसलन गंगा पे जो रेल और रोड पुल है उसके निर्माण में भी थोड़ी गति उसकी धीमी हो गई है, या फिर गाजीपुर मुहम्मदाबाद को जोड़ने वाला एकमात्र पुल जो कठवा मोड़ पुल है उसकी भी हालत खराब है और उसमें क्या प्रगति है उसके लिए भी लोग चिंतित हैं। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं। हम इन सारे सवालों को अपनी अगली कड़ी में लेकर आएंगे सांसद जी के साथ। लेकिन मैं चलते चलते ये जानना चाहता हूं कि इस रमजान के महीने के अंत में जो ईद आने वाली है उसके लिए आप गाजीपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे बधाई देना चाहते हैं? ईद के अवसर पर मुझे यही कहना है अपने जनपद वासियों से कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ईद से पहले पहुंच जाऊं। अगर हम न भी पहुंच सके तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि सादगी से ईद बना लीजिए। अगर इस समय सरकार ये भी कहती है कि हम ईदगाहों में इजाज़त नहीं देंगे तो उसके लिए कोई जिद न कीजिए, उसे भी स्वीकार कीजिए। जब आपने नमाज घर पढ़ ली, तरावी घर पढ़ ली, जुमे की नमाज घर पढ़ ली, तो आप ईद की नमाज भी घर पढ़ सकते हैं। हमारे लिए, इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए, जब बैतुल्लाह में हज का पर्व जो हमारे लिए एक फ़र्ज था, इस साल वहाँ के इंतज़ाम करने वालों ने यह फैसला ले लिया कि इस साल हज नहीं होगा, तो जब बैतुल्लाह की ज़ियारत और बैतुल्लाह का तवाफ़ भी इस मसलहतन, इस महामारी की वजह से रुक गया, मस्जिद नबवी में जो अरकान अदा किए जाते थे वो भी इस महामारी की वजह से रुक गए, तो ऐसे हालात में हमें भी यहाँ जो महामारी है जो पूरे इंसानियत के लिए है उसके लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। न जाने वो पाक परवरदिगार हमारी किस गुनाहों की वजह से आज उसने नज़र कुछ बदल दी है। अगर वो राज़ी हो गया तो जैसे ये महामारी पता भी नहीं चला कि कैसे आ गई, वैसे ये भी पता नहीं चलेगा कि ये कैसे फिना हो गई। हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सांसद जी। और मैं अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और हम सांसद महोदय से अपनी अगली कड़ी में फिर से एक बार जुड़ेंगे
और आपके सवालों के जवाब फिर से इनसे जानना चाहेंगे। आप देखते रहिए TDC न्यूज। नमस्कार।